जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेक्शन 175 बी के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि नादरा से रिलेटेड है। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी रिगार्डिंग 165 ए। उसमें एफबीआर बैंक से डाटा कलेक्ट कर रहा है और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपके कैश विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, प्रॉफिट और उसके अलावा जो आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं या नई जो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उसका डाटा एफबीआर बैंक से मंथली बेसिस के ऊपर और कुछ डाटा एनुअल बेसिस पे कलेक्ट कर रहा है। उसकी क्या रीजन है वो हमने डिस्कस किया था कि एफबीआई इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है फॉर टैक्स पेयर्स। जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, स्पेशली उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनको टैक्स नेट में किस तरह लेके आ जाए। तो पहला उसका एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बैंक से डाटा कलेक्ट करने की बात की गई थी। अब सेक्शन 175 बी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसमें नादरा से डाटा कलेक्ट करने की बात की जा रही है और इसके पीछे बेसिस वही है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए या जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते या अपने रिटर्न में एसेट्स को अंडर वैल्यू करते हैं या डिक्लेयर नहीं करते, तो कुछ डाटा नादरा के पास अवेलेबल होता है रिगार्डिंग, जैसे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, सारा डाटा जो है वो सीएनआईसी के ऊपर या एनटीएन के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ होता है। तो एफबीआर उसी डाटा को यूज करते हुए नादरा से डाटा कलेक्ट करेगा और उसमें नादरा को ऑथोराइज किया गया है कि वो डिफरेंट लोगों का डाटा एज पर द नीड बेसिस एफबीआर के साथ शेयर कर सकता है। और उसमें जो डाटा की एक इंटेंसिटी है उसके ऊपर हम अगर बात करें कि किस किस हद तक वो आपका डाटा शेयर कर सकता है और इसकी बेसिस क्या है, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नादरा कोई भी प्रपोजल या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। अब किस टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं नादरा, उसमें आपकी इनकम, इनकम में फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम की बात हो सकती है कि आपका जो रेंट डीड है वो अगर रजिस्टर्ड हुई है या उसकी वेरिफिकेशन हुई है, पुलिस वेरिफिकेशन, वहाँ पे डाटा सिस्टम एंटर हुआ है, वहां से आपका सीएनआईसी के ऊपर पता चल गया कि ये आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है या किसी बंदे ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, तो दोनों का इनकम और एक्सपेंस वहां से नादरा के पास रिकॉर्ड में सिस्टम में चला गया। एफबीआर डिफरेंट अथॉरिटीज से डाटा अपना लिंक कर रहा है और उसको सारे डाटा को एक यूनिफाइड एक पोर्टल है आईआरएस जिसके ऊपर लिंक किया जाएगा और फिर ऑटो जनरेटेड नोटिस जो है वो जनरेट किए जाएंगे और उसमें जो आपके कमिश्नर है उसको मैसेज पहुंचाया जाएगा और कमिश्नर आपका फिर शोकस करेगा या इंक्वायरी आपके अगेंस्ट वो ओपन कर सकता है। इनकम के अलावा अगली जो चीज़ है वो रिसीट्स हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर डाटा रिसीव हो रहा है वो भी सीएनआईसी के ऊपर ही हो रहा होता है। वो सारी चीज़ें आपके बैंक से भी ले रहा है और वो रिसीव का डाटा नादरा के अगर वो उनके बैंक्स का डाटा बैकएंड पे जो सीएनआईसी है या उसका जो हर कस्टमर की जो डिटेल है वो नादरा से लिंक्ड है। तो अल्टीमेटली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो लैंड डिपार्टमेंट है, चाहे वो बैंक्स हैं, जो भी आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, हर चीज़ नादरा से लिंक हुई हुई है। तो वहां से डाटा एफबीआर ने उसको ऑथोराइज कर दिया कि वो आपकी इनकम, रिसीट्स, एसेट्स, प्रॉपर्टीज, अब एसेट्स की डिटेल जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वहाँ पे सीएनआईसी के ऊपर एसेट रजिस्टर होती है, उस पर टैक्स पे होता है, एक्साइज का डिपार्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एसेट्स रजिस्टर्ड होते हैं, इसमें गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है। तो वहां से डाटा शेयर किया जा सकता है विद एफबीआर। प्रॉपर्टीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं और ट्रांजेक्शन दैट हैव escaped assessment or are under assessed or have been assessed at a low rate or have been subjected to excessive relief or refund or have been डिक्लेयर्ड और मिसक्लासिफाइड अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम और अदरवाइज। यहाँ तो आपने अपनी इनकम को किसी गलत हेड पे क्लासिफाई करके बता दिया, जैसे आपकी बिजनेस इनकम थी, आप उसको सैलरी के हेड पे क्लासिफाई करके, बिजनेस के ऊपर आपके रेट ज्यादा है, सैलरी के ऊपर आपके रेट्स कम है, तो आपने अपने बिजनेस इनकम को या कंसल्टेंसी अगर आप दे रहे हैं तो आपने उस इनकम को सैलरी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। तो अगर डाटा एफबीआर, अगर नादरा के पास इसका कोई रिकॉर्ड है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो नादरा इज अथोराइज्ड टू शेयर योर डाटा विद एफबीआर। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप नादरा जो है वो आपसे पहले पूछेगा तो फिर जाके अथोराइज होगा। नादरा को अथोराइज कर दिया गया है बाय लॉ कि वो कोई भी डाटा शेयर कर सकता है जहां तक बात आ रही है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। द वैल्यू ऑफ एनीथिंग मेंशन एक्सेप्ट क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2, पॉइंट नंबर ए की बात की जा रही है, इफ सच वैल्यू इज एट वेरियंस विद द वैल्यू नोटिफाइड बाय द बोर्ड। कुछ डाटा बोर्ड अगर शेयर करता है नादरा के साथ कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक किसी एक बंदे का या मुख्तलिफ बंदों का ये रिकॉर्ड है, तो वो आपके कहता है नादरा को कि आप अपने रिकॉर्ड को मुझे चेक करके बताएं। अगर उसमें कुछ वेरियंस नजर आएगा तो वो भी डाटा एफबीआर के साथ उसको वेरियंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इसका डाटा ज्यादा है या उसमें कुछ वेरियंस है, तो उसको वो रिपोर्ट कर देगा। or the district authorities as the case may be, or if no such value has been notified the true or market value। अगर बोर्ड के पास डाटा अवेलेबल नहीं है और जबकि नादर के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो उसकी जितनी भी ट्रू पिक्चर होगी जो मार्केट के रेट के मुताबिक डाटा उसके पास अवेलेबल होगा वो एफबीआर को बता सकता है। एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बोर्ड फॉर सिक्योर एक्सचेंज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। नादरा जो है वो एक एमओयू भी साइन कर सकता है विद एफबीआर जिसके अंडर
वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रीट होगी, और वो नादरा और एफबीआर के दरमियान में रहेगी। और विदाउट आस्किंग द पर्सन नादरा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है विद एफबीआर। अच्छा, जब नादरा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देगा बोर्ड, तो बोर्ड उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? द बोर्ड में यूज एंड यूटिलाइज एनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर। अब एफबीआर डाटा जो कलेक्ट कर रहा है नादरा से, उसको वो किसी भी और टैक्स अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे आपका एक्साइज का डिपार्टमेंट है, कस्टम्स है, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, तो उनको फॉरवर्ड कर सकता है, उनको बता सकता है कि मेरे पास ये रिकॉर्ड इस बंदे का है, अपने आप रिकॉर्ड पे चेक करके बताएं कि इसका क्या स्टेटस है। तो वहां से भी क्रॉस वेरीफाई एफबीआर कर सकता है। तो एफबीआर जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मेंटेन करने की बात यहाँ पे कर रहा है, कि जितना भी डाटा है वो एफबीआर के पास आके कंसोलिडेट हो रहा है, और एफबीआर सारा डाटा डिफरेंट अथॉरिटीज को आगे शेयर भी कर सकता है टू वेरीफाई एनी रिकॉर्ड। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये चीज आ गई कि यहाँ पे नादरा के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, एफबीआर आगे शेयर कर सकता है डिफरेंट टेक अथॉरिटीज। अब इसके अलावा नादरा और क्या कर सकता है? क्योंकि नादरा के पास डिफरेंट एसेट्स की डिटेल होती है, और एसेट्स की डिटेल का मतलब है कि अगर बंदे ने वो एसेट अपने नाम पे परचेज किया हुआ है, तो उसके पास इतनी इनकम थी या इतने पैसे थे कि उसने उसको एसेट को परचेज किया। तो इसी तरह एक रिवर्स वर्किंग करके थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग सिस्टम के अंदर क्यूरी जनरेट की जाएगी कि अगर इस बंदे का इतने वैल्यू का एसेट है, तो उसके पास कितनी इनकम होगी जिसकी वजह से उसने इतना एसेट जनरेट किया। उसके ऊपर नादरा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम मतलब होता है कि आपकी रिवर्स वर्किंग करके आपके एसेट्स की वैल्यू के बेसिस पे उसको रिवर्स वर्किंग करके बताया जाएगा कि आपने अगर ये वाला एसेट इतनी वैल्यू के ऊपर बनाया हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी इतनी अमाउंट की इनकम जनरेट हो रही है, तो भी जाके आपने इतना एसेट अपने नाम पे क्रिएट किया है। और उसके इस इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी एज पर द एप्लीकेबल लॉज वो कैलकुलेट की जाएगी, और फिर वो एफबीआर को वो भी बता देगा नादरा थ्रू यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, या आपकी जो मॉडर्न डिवाइसेज हैं उसको यूज करते हुए नादरा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है विद एफबीआर। अच्छा, जो इंडिकेटिव इनकम एफबीआर नादरा ने कैलकुलेट की है, वो एफबीआर को नोटिफाई कर देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्सेबिलिटी हैज बीन डिटरमिन्ड। अब उसके बाद बोर्ड आगे एफबीआर क्या करेगा? बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड टू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom सच इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी हैज बीन डिटरमिन्ड। बोर्ड जो है वो सारी इंडिकेटिव इनकम और टैक्स की अमाउंट उस रिस्पेक्टिव बंदे को बता देगा, नोटिफाई कर देगा, भाई मेरे पास ये आपका रिकॉर्ड है, जो आपकी रिवर्स वर्किंग करके मैंने अपने हिसाब से आपकी इनकम और आपकी टैक्स लायबिलिटी खुद से निकाल ली। मतलब मुझे आपके बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने आपकी इनकम कैलकुलेट कर ली है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि या तो आप वो अमाउंट पे कर दो लमसम के ऊपर, या फिर आप उसकी कुछ कंडीशन के साथ आप उसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डिस्काउंट दे सकते हो अगर आप उस सारी अमाउंट पे करने पे एग्री करते हो। उसके अलावा एफबीआर आपको कुछ पेनल्टी या डिफॉल्ट चार्ज भी लगाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने खुद से आइडेंटिफाई किया कि आपने उसको इनकम डिक्लेयर नहीं की, तो उसकी पेनल्टी भी लगेगी, डिफॉल्ट चार्ज भी लगेगा। और उसके अलावा आपको एफबीआर टाइम लिमिट भी बताएगा कि आपने कितने टाइम के अंदर अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है या जो भी इंस्टॉलमेंट्स है उसको कब कब आपने पे करना है। अच्छा, जो बंदा है उसको अगर एफबीआई ने नोटिस इशू किया उसके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर जो नादर ने उसको प्रोवाइड किया, और उस बंदे ने उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया, उसको इग्नोर किया कि यार ये तो मैं मुझे तो नहीं पता है कैसे कैलकुलेट हुई है, और मैं उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा, एफबीआई को वो कोई रिप्लाई नहीं करता, ना उसकी वो टैक्स पेमेंट करता है, तो इन दैट केस क्या होगा? इन केस द पर्सन अगेंस्ट होम लायबिलिटी हैज बीन डिटरमिन्ड does not pay such liability within the time prescribed under subsection 5, the board shall take action under the ordinance upon the basis of tax liability computed under subsection 4। अब बोर्ड जो है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। एक्शन किस तरह ले सकता है? कि वो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है, उसकी यूटिलिटी कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकता है, उसकी मोबाइल फोन सिम, ये एक्टिविटी रिसेंटली परफॉर्म भी की गई है मोबाइल सिम बंद करने की, वो एफबीआई मोबाइल सिम आपकी ब्लॉक कर सकता है। तो इस तरह आपको वो आप मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इस तरह के लगा देगा कि आपके लिए मजबूरी हो जाएगी कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें और टैक्स की पेमेंट करें। और अगर वो बंदा मतलब उसकी जो नोटिस उसको आता है और उसकी पेमेंट कर देता है, द पर्सन अगेंस्ट होम द लायबिलिटी हैज बीन डिटरमिन्ड पेज सच लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 5, सच पेमेंट शेल बी कंस्टिट्यूट टू बी एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज द केस में। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें, अगर वो बंदा जब उसको नोटिस आता है तो वो आगे से कोई मतलब उसको इग्नोर नहीं करता या उसको डिले नहीं करता, उसकी पेमेंट फौरी तौर पे कर देता है एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उस केस में उसकी वही जो पेमेंट होगी, वही इनकम उसकी एक तरह से उस साल की रिटर्न फाइल कंसिडर होगी, और वो
अगले साल के जो भी रिटर्न फाइलिंग करेगा तो पिछले साल का डाटा उसके बेसिस के ऊपर ही उसकी अगले साल की वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न फाइलिंग कैलकुलेट की जाएगी। एक असेसमेंट ऑर्डर जो है वो उसको पास कर दिया जाएगा कि हमने आपकी इस टैक्स लायबिलिटी जो पेमेंट की है उसको एक्नॉलेज किया और इसके बेसिस पे हम आपकी डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, असेसमेंट ऑर्डर आपको पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो बात कर रहा है वगैरह कि अगर पेनल्टी आपके ऊपर काफी हैवी अमाउंट की लगी है या काफी ज्यादा अमाउंट का आपका जो डिफॉल्ट था वो ज्यादा अमाउंट का था, तो उस केस में एफबीआर आपको, अगर आप उसके साथ सब कोऑपरेट करते हैं और उसको एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है मैं पे कर दूंगा, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर पे करने की भी ऑप्शन दे सकता है, पर्टेनिंग टू पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज एंड टाइम लिमिट्स, और उसकी वो टाइम लिमिट्स भी आपको बता देगा कि कब कब आपने इसकी पेमेंट करनी है। तो ये एक वीडियो थी रिगार्डिंग डाटा जो कि नादरा आप एफबीआर के साथ शेयर करने का अथोराइज्ड है। एफबीआर के साथ एमओयू साइन हो चुका है नादरा का, और जितना भी डाटा नादरा के पास है उसके ऊपर उसके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट्स हैं, कुछ भी है उसके रिकॉर्ड में, तो सारा एफबीआर को वो बता रहा है और उसकी बेसिस पे ही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। और वो जो टैक्स पेमेंट नहीं करेगा उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।